चैप्टर 43 निया। सब जानते थे कि अश्वत्थ अपनी माँ की दोस्त की बेटी से ही शादी करना चाहता था। एक बार जो कह देता था वह पत्थर की लकीर होती थी। लेकिन अयंश समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो गया। ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अपना मन बदल लिया और तो और टिया से शादी कर ली। उसने अपने छोटे मामा आदित्य को देखा और मन ही मन ये सोचा, ये बात तो इनसे पूछ लूंगा, यह किस खेत के गाजर हैं। अरे नहीं, मूली होता है ना। डिनर के बाद जब अयंश और आदित्य किचन में बर्तन साफ कर रहे थे तो अयंश को लगा यही टाइम है अपने सवालों के जवाब जानने का। वो बोला, मॉम बता रही थी कि मामा बचपन से ही नानी की फ्रेंड की बेटी से शादी करना चाहते थे, फिर अचानक किसी और से कैसे शादी कर ली। उनका कहा तो पत्थर पर खींची गई लकीर की तरह होता है। लकीर मिट कैसे गई? मुझे नहीं पता था कि उनका फैसला बदलता भी है। इस वाहियात सवाल को सुनकर आदित्य अयंश को घूरने लगा, पर अयंश अपनी ही धुन में बोलता चला गया, मुझे जानना है उन्होंने अपने से 10 साल छोटी लड़की से शादी कैसे कर ली। क्या उन्हें कोई 26, 27, 28 साल की लड़की नहीं मिल रही थी? आदित्य दहाड़ता हुआ बोला, सवाल अपनी उम्र और रिश्ता देख के पूछने चाहिए, पर तुमने पूछ ही लिया है तो बता देता हूँ, मेरी भाभी उज्जवल आंटी की ही बेटी हैं, समझे। भाई अपनी बात से कभी नहीं हटा, बल्कि जब तक भाभी उसको नहीं मिली थी वो एक वैरागी की तरह ही जीता था। कभी किसी लड़की को एक नजर नहीं देखा और जब भाभी मिल तो उसने उनसे शादी कर ली। और यह क्या एज गैप की बकवास है, इट्स कॉमन। और जब भाभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों इतनी चूल मची हुई है? यह कहकर वो उसे घूरने लगा और उससे पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपनी मामी पर लट्टू हो गए? बोलो, सच सच बोलो, झूठ बोलोगे तो नदी किनारे के सांप को डैडी कहना। अयंश ने एकदम से अपना सर झटका और बोला, मामू आप भी क्या सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस अपनी जनरल फैमिली नॉलेज के लिए पूछ रहा था। और मैं क्यों नदी किनारे के सांप को डैडी बोलूं? मेरे डैड हैं। वह साफ झूठ बोल गया क्योंकि वो बताना नहीं चाहता था कि वह टिया के प्यार में पड़ गया था। आदित्य ने उसको फिर टटोला और पूछा, क्या तुम खुश नहीं हो कि भाई ने फाइनली शादी कर ली? पहले सब उनके लिए परेशान थे। दी जीजू, तुम्हारे दादा दादी सब चिंता मुक्त हो गए। अब बस उनके बच्चों का इंतजार है, बस वो आ जाएं और मुझे चाचू चाचू कहना शुरू कर दें और तुमको बड़े भैया, सही है ना? अयंश अश्वत्थ को अपना आइडल मानता था। वो उसे थोड़ा रूड जरूर लगता था, पर वो तो अश्वत्थ को हालात ने बना दिया था, लेकिन दिल से तो अश्वत्थ एक देवता की तरह ही था और उसके लिए भगवान। लेकिन वो उससे नफरत नहीं करता था। सब लोग जानते थे कि अश्वत्थ वह इंसान था जिसने सफलता के आसमान तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की थी और चुनौतियों की चट्टान के ऊपर आर्यन एम्पायर को खड़ा किया था। उसे भी अश्वत्थ की शादी की खुशी हो रही थी। उसने टिया को अपनी मामी मान लिया था। उसने आदित्य को देखा, वो अब भी चाचू चाचू के सपनों में था। उनको होश में लाते हुए अयंश बोला, मामू कहाँ खो गए? आपके सोचने से बच्चे नहीं आने वाले, मेहनत उनको करनी है, और वैसे भी मामी काफी छोटी हैं, उनके 25 के होने का तो इंतजार करिए, उन्होंने कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया है। आदित्य मुंह बनाते हुए बोला, कितना अच्छा सपना था, भाई के 2 बच्चे मुझे चाचू चाचू कहकर मेरे पीछे घूम रहे थे, भांजे तुमने डिस्टर्ब कर दिया। मेरी खुशी किसी से देखी नहीं जाती। रात आर्यन पैलेस। अश्वत्थ रात को ही बिजनेस के सिलसिले में यूरोप के लिए रवाना होने वाला था। सुबह 4 बजे की फ्लाइट थी उसकी। टिया सो रही थी। अश्वत्थ ने उसको अपने ट्रिप के बारे में नहीं बताया था। उसने सोचा कि जब वो सुबह उसे घर में नहीं देखेगी तो समझ जाएगी। अश्वत्थ तैयार होकर बाहर आया तो ओहस, रचित, ओरियन और बाकी सब वेट कर रहे थे। अश्वत्थ उनके साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गया। सुबह जब टिया की आंख खुली तो उसने देखा कि अश्वत्थ बेड पर नहीं था। वह आधी नींद में उठी और बाथरूम चली गई और कुछ देर बाद तैयार होकर नीचे लिविंग रूम में आई। अश्वत्थ को वहां ना देखकर वो समझ गई कि अश्वत्थ किसी बिजनेस मीटिंग के लिए आउट ऑफ टाउन गया है। फिर वह सबको गुड मॉर्निंग विश करते हुए डाइनिंग हॉल में गई जहां सब लोग अच्छे मूड में थे और कहीं घूमने जाने की बात कर रहे थे। आदित्य बोला, भाभी भाई के आने के बाद हम सब ने गोवा जाने का सोचा है। सब गोवा चलेंगे, बहुत मजा आएगा और इसी बहाने आप दोनों का हनीमून भी हो जाएगा। ये बात सुनकर टिया अपना सिर खुजाने लगी। वह कंफ्यूज थी कि गोवा क्यों जाना है। उसकी हैरान शक्ल देख के ओरमन बोला, यंग मैडम, हम सब लोग हर 6 महीने बाद गोवा अपने प्राइवेट शिप पर वेकेशन मनाने के लिए जाते हैं। वह क्या है ना, काम करते करते दिमाग खराब हो जाता है, तो दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए हम गोवा जाते हैं और फिर वहां हमारा रिसोर्ट का बिजनेस भी है, तो एक ही ट्रिप में वेकेशन और बिजनेस दोनों हो जाते हैं। और आपको बता दूं कि वहां अश्वत्थ के कई सारे प्राइवेट शिप और याच भी हैं जो हमेशा बुक रहते हैं। ओरमन के एक्सप्लेनेशन को ओजल की एक्साइटमेंट ने दबा दिया। वो चिल्लाते हुए बोली, वाह, कितना मजा आएगा ना गोवा में, पूरी फैमिली एक साथ, आई एम सो एक्साइटेड, गोवा आई एम कमिंग। इसी बीच आदित्य बोला, क्यों ना आरा को कहें कि वह निया को भी ले आए, कितना अच्छा होगा अगर वह भी आए तो ओजस ने एकदम मासूम बच्चे की तरह पूछा, पर क्यों?
ओरमन ओजस की सिलीनेस पर हैरान होते हुए बोला, अरे डफर, अपने मिराज की सेटिंग करानी है भाई। उसकी जान, जिगर, कलेजा, फेफड़ा सब निया पर अटका हुआ है। वो शो नहीं करता पर ही लव्स हर सो मच। तो ओजस याद करते हुए बोला, ओह मैं तो भूल ही गया था। ठीक है, उसको भी सेट करते हैं। पर आरा उससे क्या कहेगी? बेवकूफ, आरा अभय की बहन है, वशिष्ठ अंकल की बेटी, और आरा और निया बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। वह निया को मना लेगी, डोंट वरी। तो ओजस एकदम से बोला, और उसकी चुड़ैल बहन का क्या? मैं पहले बता रहा हूँ, अगर वह आई तो मैं समंदर में कूद जाऊंगा और तैरकर वापस आ जाऊंगा। तो कुशाल ओजस को हौसला देते हुए बोला, ओ भाई, उस चुड़ैल को कौन इनवाइट कर रहा है? हम निया को इनवाइट कर रहे हैं, उस चुड़ैल को नहीं। वैसे खुद कूदने से बेहतर है उसको पानी में फेंक दें। टिया हैरान होकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। उसने पूछा, कौन चुड़ैल? आप लोग सच में किसी चुड़ैल को जानते हो? कैसी दिखती है वो? टिया की बात सुनकर सब दांग रह गए और उससे देखने लगे। कुशाल मोमेंट को एंजॉय करते हुए बोला, है एक चुड़ैल यंग मैडम जो बिग बॉस के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, जबकि उसे पता है कि बिग बॉस उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन वह फिर भी बेशर्मों की तरह उनके पीछे लगी रहती है। चुड़ैल की बात की छुट्टी करते हुए ओजल बोली, भाई 2 दिन बाद आ जाएंगे, फिर हम गोवा जाएंगे। वाह, पर कैसे कटेंगे ये 2 दिन? काश मेरे पंख होते तो मैं अभी उड़कर गोवा चली जाती। ओजस हंसते हुए बोला, सपने देखना बंद करो पापा की परी। आदित्य ने बोला, अयंश अगर तुम्हारे दोस्त भी आना चाहते हो तो उन्हें भी इनवाइट करो, सब चलेंगे। तो अयंश बोला, मामू इस बार आप लोग घूम आइए, मैंने कॉलेज लेट ज्वाइन किया है तो मुझे एक्चुअली काफी कोर्स कवर करना है। और फिर यहाँ किसी को बड़े नाना जी के साथ भी होना चाहिए, मैं नेक्स्ट टाइम चलूंगा। अयंश को सबने बहुत फोर्स किया चलने के लिए, लेकिन अयंश नहीं माना। फाइनली सबने हार मान ली। अगले दिन कॉफी शॉप। आरा ने निया को मिलने के लिए एक कॉफी शॉप में बुलाया, और जब निया आई तो आरा उसे देख के हैरान रह गई। निया बहुत दुबली पतली हो गई थी। निया बहुत ही सिंपल लड़की थी। वो कॉन्वेंशनली गुड लुकिंग नहीं थी, पर उसके तीखे नैन नक्श किसी का भी मन मोह सकते थे। वो बहुत ही इंटेलिजेंट और टैलेंटेड लड़की थी, और कॉलेज में बिजनेस की पढ़ाई करने के बाद अब उसका सपना था खुद का बिजनेस स्टार्ट करना। लेकिन उसकी मॉम की डेथ के बाद से उसे उसके ही घर में नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाने लगा। घर के सर्वेंट्स ने भी उसकी इज्जत करनी बंद कर दी थी। यहाँ तक कि उसके डैड भी उसकी कोई परवाह नहीं करते थे। उसके होने या ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता था। फिलहाल वो वशिष्ठ ग्रुप में मैनेजर थी, और उसे यह जॉब उसके टैलेंट से मिला था। निया के ज्यादा दोस्त नहीं थे, और ना ही वो बहुत लोगों से बात करना पसंद करती थी। बस आरा ही थी उसकी इकलौती दोस्त जिससे वो अपने दिल की बात कर लेती थी। निया ने आरा को गले लगाया और दोनों दोस्त कॉफी पीने बैठ गए। इससे पहले कि निया कुछ बोलती, आरा ने सीधा उससे पूछा, निया क्या तुम मेरे साथ गोवा चलोगी? प्लीज मना मत करना यार, बस एक शॉर्ट एंड स्वीट वेकेशन पर ही जाना है। अश्वत्थ भाई ने इनवाइट किया है, प्लीज चलो। निया आरा की बात सुनके थोड़ी सी बेचैन हो गई और एक गहरी सांस लेके बोली, आरा मेरे पास बहुत काम है, समझो बात को यार। तो आरा नाराज होते हुए बोली, तुम्हें हमेशा ही बहुत काम होता है। सच तो यह है कि तुम अपनी जिंदगी जीना ही नहीं चाहती हो। निया ने आरा को समझाने की कोशिश की, लेकिन आरा ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया और सीधा उसे धमकी दे दी, देखो अगर तुम नहीं मानी ना तो समझ लो आज से हम दोनों की दोस्ती खत्म। आरा को पता था कि काम तो बस एक बहाना है। दिक्कत यह थी कि अगर निया घर पहुंचने में थोड़ा भी लेट होती थी तो उसकी सौतेली माँ और बहन उसके कैरेक्टर को लेकर उसके डैड के कान भरने लगती थे। इसीलिए वो निया को दोस्ती का वास्ता दे रही थी। निया आरा को मानते हुए बोली, तुम ऐसा मत करो प्लीज, तुम्हारे अलावा हमारा अपना कोई नहीं है, एक तुम ही तो हो जो हमें समझती हो, ऐसा मत कहो। आरा ने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हार कर रुआंसी होती हुई निया बोली, ठीक है मैं आऊंगी, तुम दोस्ती तोड़ने की बात मत करो प्लीज। बताओ कब चलना है? आरा जो सीरियस होने का नाटक कर रही थी, उसके चेहरे पे एक लंबी सी मुस्कुराहट आ गई और वो खुशी से निया के गाल पर किस करते हुए बोली, 2 दिन बाद। निया तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो निया उसका हाथ पकड़कर बोली, ठीक है मैं रेडी रहूंगी। शाम, निया का घर। जब निया घर लौटी तो वो बहुत टेंशन में थी। उसे पता था कि घर घुसते ही उसे मिसेस सहाय की तीखी बातों का सामना करना पड़ेगा। निया को देखते ही मिसेस सहाय ने उससे ताना मारा, देखो आ गई महारानी, ऐसे आ रही है जैसे बहुत अच्छा काम करके आ रही हो। ये टाइम है घर आने का? क्या तुम्हें घर की इज्जत का ख्याल नहीं है? इतनी देर कहाँ थी? एमआर सहाय वहीं सामने बैठे थे जब मिसेस सहाय ने निया को जलील करना शुरू किया। एक यह है जो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, और एक चार्बी है जिसे हमारे घर की इज्जत की इतनी चिंता है कि वो अगर घर से बाहर एक कदम भी रखेगी तो आपसे पूछेगी। निया बिना इस बात का जवाब दिए अंदर अपने कमरे में जाने लगी तो एमआर सहाय गुस्से में बोले, कहाँ जा रही हो? इधर आओ, इतनी बदतमीज कब से हो गई तुम?
तो निया बिना कुछ बोले उनके सामने गई और खड़ी हो गई। उसे अब इन बातों की आदत हो गई थी। एमआर सहाय चिल्लाए, इतनी देर तक कहाँ थी? क्या तुम्हें पता नहीं है कि घर आने का टाइम क्या है? तो निया बोली, आरा ने मुझे। इससे पहले निया अपनी बात पूरी कर पाती, एमआर सहाय खड़े हुए और उन्होंने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। निया लड़खड़ाकर फर्श पर गिर गई, पर वह बिल्कुल भी नहीं रही रोई। ये पहली बार नहीं था जब एमआर सहाय ने निया के साथ ऐसा बेरहमी वाला बर्ताव किया था। कई बार एमआर सहाय ने निया को मारा था। ये लोग उसके ही घर में शान से रहते थे और जिसका घर था वह नौकरानी की तरह रहती थी। निया ने नजरें उठाकर एमआर सहाय को देखा और फिर नजरें झुका ली। मिसेस सहाय अच्छी बनते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं? जवान लड़की पर कोई हाथ उठाता है क्या? ठीक है, वह लेट आ गई, लेकिन बता तो रही है ना कि अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी। चार्वी ढोंग करते हुए बोली, डैड एक बार बात तो सुन लीजिए। आरा ने रोक लिया, होगा दोनों बेस्टीज हैं। एमआर सहाय किसी की बात सुन के राजी नहीं थे। उन्होंने गुस्से में पूछा, क्यों गई थी आरा से मिलने और इतनी देर क्यों लग गई? ये था निया के घर का माहौल, लेकिन फिर भी उसे आरा से उसकी दोस्ती नहीं खोनी थी। इसलिए उसने सोच लिया था कि जो होगा देखा जाएगा, पर वो आरा के साथ घूमने जाएगी। और आरा ने भी इस बार सोच रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, निया और मिराज की सेटिंग वो करा के रहेगी, चाहे उसे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, सही गलत कुछ भी। आरा को अच्छे से पता था मिराज निया को बहुत पहले से चाहता है और वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। ये सोचकर निया बोली, एमआर आर्यन ने मुझे अपनी फैमिली ट्रिप पे गोवा इनवाइट किया है। यह सुनते ही चार्वी के कान खड़े हो गए और वो तुरंत बोली, डैड निया को जाने दीजिए। आर्यन फैमिली बहुत ही डिसेंट और रिस्पेक्टेबल फैमिली है और मैं भी इसके साथ जाऊंगी, एंड आई प्रॉमिस कि मैं इस पे नजर रखूंगी, कुछ गलत नहीं करने दूंगी इसे। ये कहकर दोनों माँ बेटी एमआर सहाय को मनाने लगी। एमआर सहाय बोले, ठीक है, इस बात पर मैं राजी हूँ, अच्छे से नजर रखना इस पर, मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से सहाय फैमिली का नाम खराब हो। ये सुनते ही चार्वी एकदम से बहुत ज्यादा खुश हो गई और बोली, थैंक यू डैड, आप बहुत अच्छे हैं, आई लव यू डैड, और उनके गले लग गई। ये देखकर निया को बहुत बुरा लगा और वो अपने कमरे में चली गई। निया घर के स्टोर रूम में रहती थी। किसी तरीके से जुगाड़ करके उस स्टोर को थोड़ी ठीक सी लुक दी गई थी। निया रूम में आकर बिस्तर पे लेट गई। कभी कभी तो उसका मन करता था कि वो सुसाइड कर ले, लेकिन उसने अपनी माँ को प्रॉमिस किया था कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगी। जहां एक तरफ निया रोते रोते सो गई, वहीं चार्वी बहुत हवा में उड़ रही थी। आखिर वो अश्वत्थ के लक्ष्युरी क्रूज पर जाने वाली थी। उसने इस बार अश्वत्थ को फंसाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। वह खुशी खुशी अपना सामान पैक कर रही थी जब उसकी मां मिसेस सहाय उससे आके बोली, इस बार कोई गड़बड़ मत करना, अश्वत्थ को अपने जाल में फंसा ही लेना, एक बार वो फंस गया ना तो राज करोगी, समझी? तो चार्वी बोली, यस मॉम, डोंट वरी, इस बार का प्लान जरूर पूरा होगा, इस बार वह बच नहीं पाएगा, और अपनी मां को प्लान बताने लगी। आखिर वह दिन आ ही गया था जिस दिन आर्यन परिवार को गोवा जाना था। सब लोग मुंबई सी पोर्ट पर थे। टिया और ओजल तो पहले ही क्रूज के अंदर चली गई थी। थोड़ी देर बाद जब सबने आरा और निया के साथ चार्वी को भी आते देखा तो वो लोग उसे गुस्से में घूरने लगे। आदित्य ने आरा को इशारा करके बुलाया। आरा आई तो आदित्य बोला, इस चुड़ैल को क्यों लाए हो? तो आरा बोली, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं उसे लाकर खुश हूँ। निया को उसके घटिया बाप ने इस चुड़ैल के साथ भेजा है, वरना निया आ ही नहीं आ पाती। तो आदित्य गुस्से में बोला, उसके बाप की तो मैं, और पैर पटकने लगा। उसने कुशाल से कहा, फेंको समंदर में और ओजस तुम कूद जाओ। थोड़ी देर में सब क्रूज पर आ गए और हैरान होकर चार्वी को देखने लगे। मिराज ने जब निया को देखा तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। ओरियन बोला, देख भाई, तेरी कितनी फिक्र है हमें, तेरी जाने मन को ले आए, पर साथ में ये चुड़ैल भी आ गई, पर डोंट वरी, हम तेरी शादी कराकर रहेंगे। इस चुड़ैल को तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि अश्वत्थ का पीछा छोड़ देगी हमेशा के लिए। सबका ध्यान चार्वी पर था, लेकिन मिराज का ध्यान सिर्फ निया के चेहरे पे था और वो उसकी उदासी देख सकता था। क्रूज पर सबको रूम दिए गए। आरा और निया एक रूम में थे, चार्वी को अलग रूम दिया गया था। टिया अपना रूम देखकर हैरान थी। वो कमरे का हर कोना देख रही थी, उस कमरे में हर चीज कस्टम मेड थी। टिया की एक्साइटमेंट देखकर अश्वत्थ और खुश हुआ। अश्वत्थ को देखकर टिया एक बच्ची की तरह खिलखिला उठी और बेड पर कूद गई और लेटते हुए बोली, वाओ, कितना अच्छा है सब कुछ। टिया रोल होते हुए बोली, सर। तो अश्वत्थ बेड के पास आकर लेटते हुए बोला, हाँ कहो, सुन रहा हूँ। टिया ने हैरान होके पूछा, क्या आपके पास चॉपर भी है? अश्वत्थ टिया के पास आते हुए बोला, मेरे पास सब कुछ है, और जो नहीं है वो खरीद सकता हूँ, तुम बोलो क्या चाहिए? टिया चॉपर वाली बात सुन के हैरान थी। सच में आप इतने रिच हैं? आप तो कॉमिक प्रिंस हो, आपके पास तो बहुत पैसा होगा ना?